गए बस। नमस्कार प्रद्युम्न जी, फोन करते ही आप यहाँ पहुँच गए। थैंक यू वेरी मच। अरे भाभी जी, ये थैंक यू क्या कर रही हैं आप? उल्टा मुझे ही आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं इसके पहले नहीं आ सका। सूर्यकांत कैसा है हा? क्यों बुढ़ो? सूर्यकांत जी कैसे हैं आप? कैसे याद किया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा भाभी, मैं वो कोड लैंग्वेज अभी तक नहीं बोला। एक बार पलकी झपकी तो मतलब है हाँ, और 2 बार झपकी तो मतलब है ना। और अगर बात समझ में नहीं आई तो बोर्ड का इस्तेमाल। हाँ तो सूर्यकांत जी, घर में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो फिर क्या कोई पुलिस का मामला है? अभी क्या प्रॉब्लम है? मालूम नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा बोर्ड ले आई। हाँ। हाँ सूर्यकांत जी बताइए। डब्ल्यू डब्ल्यू रख करो फ्रेडी। आई फ्रेडी आई आई एन एन डी डी ओ ओ डब्ल्यू सर विंडो। विंडो? खिड़की में से कुछ देखा क्या? हाँ? खिड़की में से कुछ देखा? अच्छा सर दया, तुम लोग बाहर जाके चेक करो, देखो सड़क पे कुछ हुआ है क्या। जाओ। सर क्या आपको लगता है वाकई कुछ हुआ होगा यहाँ पर? सूर्यकांत झूठ क्यों बोलेंगे? और फिर एक पुलिस वाला आई विटनेस है, कुछ तो दम होगा उसकी बात में। कॉइन 2 3 देखा कॉइन्स। सर ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ है। रिस्टबैंड अचानक किसी के हाथ से कैसे गिर गया होगा? यहाँ पे एक छोटी सी बोतल पड़ी है, पानी तो नहीं लगता, फ्रेश ऑरेंज जूस है। ये सब चीजें अपने आप ही नहीं आ गई हैं ऐसी सुनसान सड़क पर। सुबह के वक्त यहाँ कुछ हुआ है, मतलब जो भी आदमी यहाँ से जा रहा होगा या तो जॉगर होगा या एक्सरसाइज कर रहा होगा या वॉक पे गया होगा या साइकिल पे। जो कोई भी यहाँ वॉकिंग या जॉगिंग कर रहा होगा उसके साथ कुछ हुआ, उसके हाथ से रिस्टबैंड निकल कर गिर गया, उसके जेब से चेंज गिर गई और ये बॉटल खुलकर निकल गई। वो जो कोई भी वॉकर या जॉगर होगा वो यही कहीं आसपास से ही आया होगा। हर घर में जाके पूछताछ करते हैं, पता चल जाएगा कि वो कौन हो। या फिर किसी संभाल के चला भाई, ऐसे भी क्या जल्दी है? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ साहब। क्यों, क्या हुआ? बीच पे लाश मिली है साहब। वहाँ पत्थरों में था, मंगू ने देखा फिर निकाल के लाया।
तब तक मर चुका था। ऐसा ही रेस्टोरेंट सूर्यकांत जी के घर के बाहर मिला था। वैसा ही लगता है। लगता है ये वही आदमी है। जूस की बोतल का क्लिप भी है यहाँ पे। विक्रांत सिन्हा, 14B गीता सोसाइटी। ये तो पास में ही है। जैसे सब आ रहे हैं। हाँ? सर, सूर्यकांत जी के घर के बाहर जॉगर के ऊपर अटैक हुआ था। ये रिस्ट बैंड, ये जूस की बॉटल, लगता है सर ये वही आदमी है। अच्छा, सूर्यकांत भी कुछ ऐसे ही बता रहा है। सूर्यकांत को बोर्ड पर एक एक अल्फाबेट दिखाकर अब थोड़ा बहुत मेरे भी समझ में आ गया है। वो ये कि आज सुबह 5:30 बजे उसकी नींद खुली और फिर वो सो नहीं पाया, और जैसे उसकी आदत है वो खिड़की के बाहर देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कोई जॉगिंग के लिए जा रहा था और अचानक एक सफेद कार उसके पीछे आकर रुकी। एक आदमी उस कार में से उतरा और उसने उस जॉगर पर वार किया, फिर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में पटक लिया और यहां फेंक दिया। तो लगता है ये वही आदमी है जिसे सूर्यकांत जी ने देखा होगा। ये विक्रांत ही है सर, जिसके ऊपर हमला हुआ होगा। सर, कुछ गड़बड़ है। मैं इन हालातों से तंग आ गया हूं। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या फायदा। अच्छा, सुसाइड नोट, आत्महत्या की चिट्ठी। लेकिन सूर्यकांत ने तो किसी को मारते हुए देखा था और यहां तो आत्महत्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि है तो खून और दिखाया जा रहा है सुसाइड। इसकी फोटो खींच लो और सूर्यकांत को दिखाओ, वही बताएगा कि ये वो ही जॉगर है या नहीं। सर, इसका एड्रेस है अपने पास। अच्छा? ड्राइविंग लाइसेंस था, हाँ, यही पास में रहता है। सूर्यकांत जी को विक्रांत की तस्वीर दिखाई है सर, और उन्होंने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिनके ऊपर हमला हुआ था। जवान बेटा मर गया, उसने किसका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने? देखिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम फिर कभी आते हैं। अब ऐसा मत कीजिए, पूछताछ करके देखिए ये सब किसने किया। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं कि ये आत्महत्या है या नहीं। हाँ सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर, मेरा भाई अपने आप को नहीं मार सकता सर, नहीं मार सकता। बहुत हंसमुख आदमी था सर वो। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था, बहुत परेशान था वो। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती बेटे, यहाँ पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। कल रात को हाँ,
क्या हुआ कल रात को, बताइए। रात भर वो कुछ लिख रहा था। कुछ पता चला वो क्या लिख रहा था? सर, ये रहे वो पेपर्स वो लिख रहा था। उसके टेबल के नीचे वेस्ट पेपर बास्केट है, वहां पड़े हुए थे। ऐसे ही। शायद कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होगा। देख जमा नहीं तो इसे मरोड़ के फेंक दिया। ये पढ़कर आपको आश्चर्य होगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वही चीज है सर। डियर मिस्टर गुरु प्रकाश, आई वुड लाइक टू रिजाइन माई पोस्ट एज सीनियर मैनेजर। I would like to resign from my post as senior manager. सारे रेजिग्नेशन लेटर्स है सर, जो किसी गुरु प्रकाश को लिखे गए। गुरु प्रकाश? ये गुरु प्रकाश कौन है? सर वो विक्रांत के बॉस हैं सर। A1 कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो विक्रांत वहाँ काम किया करता था। अभिजीत, सुसाइड नोट फोरेंसिक लैब में लेके चलो और घर में विक्रांत की जो भी हैंडराइटिंग की सैंपल्स मिले वो भी लेके चलो। इसकी मौत पानी में डूबने से ही हुई है, क्योंकि इसके लंग्स में पानी भरा हुआ है। इसे मार कर पानी में नहीं फेंका गया है। इसके सिर पे कोई जख्म? इस पर हमला हुआ है? हाँ, सर पे भी जख्म है, क्योंकि इसकी बॉडी हमें पत्थरों में मिली है, इसलिए सर पे तो क्या, इसकी पूरी बॉडी पर ही जख्मों के निशान। अच्छा, और वो सुसाइड नोट, आत्महत्या की चिट्ठी? जी हाँ। ये देखिए एसपी साहब, ये उस चिट्ठी का प्रिंट है जो हमें घर में से मिली थी, और ये सुसाइड नोट का प्रिंट है। ये देखिए इस चिट्ठी का आई और इसका आई, दोनों एक जैसे। और ये गौर कीजिए, ये आर और इस चिट्ठी का आर, दोनों लिखावट एक जैसी है। ये चिट्ठी इसी ने लिखी है, एकदम जेन्युइन है। मतलब ये वाकई आत्महत्या है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मगर सर, सूर्यकांत जी ने इनके ऊपर हमला होते हुए देखा है। बड़ी अजीब बात। एक आदमी आत्महत्या करने के लिए जाता है, बीच रास्ते में उस पर अटैक होता है और फिर उसे ले जाकर पानी में फेंक दिया जाता है। फिर भी ये एक आत्महत्या लगती है? अरे ये कैसा मजाक है डॉक्टर साहब? इस आदमी पर अटैक हुआ है और आप कहते हैं कि आपको आत्महत्या लगती है? लगती है? डॉक्टर साहब, ये फोरेंसिक लैब है, हम फोरेंसिक लैब में जवाब के लिए आते हैं। हमें जवाब चाहिए, जवाब, समझे? जवाब तो बस एक है। ये देखिए, ये है आपका सुसाइड नोट, ठीक है? अब इसे हम रखते हैं एपिडाइस्कोप पर, और यहां देखिए एसीपी साहब, ये कागज यहां से और यहां से एकदम सीधा है, मशीन से कटा हुआ। और ये देखिए यहां ये टेढ़ा मेढ़ा है, कैंची से काटा गया है। एसीपी साहब, ये कागज मेमो पैड का बचा हुआ हिस्सा है एसीपी साहब, इसका देखिए। ये देखिए। तो इसका मतलब है इस कागज पर जो कुछ भी लिखा हुआ था, चिट्ठी हो सकती है, नोट हो सकता है, ये इसी मैटर का एक बचा हुआ हिस्सा है। क्योंकि ऊपर का हिस्सा कट गया, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कट गया, ये बचा हुआ सुसाइड नोट लग रहा है। राइट? सर, A1 कंस्ट्रक्शन के ऑफिस चलते हैं, वहीं मिलेगा इस मेमो पैड का जवाब। मिस्टर विक्रांत आपके साथ ही काम करते हैं? जी हाँ, मैं विक्रांत को बरसों से जानती हूँ। बिजनेस स्कूल में भी दोनों साथ ही पढ़ते थे। यकीन नहीं हो रहा कि विक्रांत की मौत हो गई है। क्या विक्रांत के यहाँ ऑफिस में किसी से कोई अनबन थी? किसी से कोई दुश्मनी उनकी? जी, भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो जितने अच्छे मैनेजर थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। लेकिन विक्रांत इस्तीफा लिख रहे थे, रेजिग्नेशन लेटर। वो नौकरी क्यों छोड़ना चाहते थे? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। विक्रांत जैसा काबिल मैनेजर इस्तीफा देगा ही क्यों? गुरु प्रकाश जी, इसमें साफ लिखा हुआ है
ऐसी कुछ तो बात जरूर होगी जो विक्रांत को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। बस यही है, टेंडर का मामला होगा और क्या। टेंडर्स? हाँ, पिछले 1 साल में एक दूसरी कंपनी हमसे 3 टेंडर छीन लेने में कामयाब हो गई है। और विक्रांत को शक था कि जरूर हमारा कोई स्टाफ का आदमी उन्हें यह बताता होगा कि हमारा टेंडर कितने रुपयों का था। इसलिए पिछले कुछ महीनों से वो इस घर के भेदी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो घर का भेदी मिला? पिछले हफ्ते ही एक और बड़ा टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। 55 करोड़ का था, 55 करोड़ का। घर का भेदी तो मिला नहीं, टेंडर भी गया। बस यही बात होगी और क्या। इसीलिए खुदकुशी कर ली उसने। ये हम इंटरनल नोट्स भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जब हमें कोई ऑफिस में नोट्स लिखकर भेजनी हो तो। A1 कंस्ट्रक्शन कंपनी। गुरुप्रकाश जी, मुझे वो सारे मेमोज या नोट्स चेक करने हैं जो विक्रांत ने लिखे थे। उनका कोई रिकॉर्ड तो होगा आपके पास, किसी फाइल में रखते होंगे वो सब। वो सारे नोट्स मुझे चाहिए। साहब, असली नोट तो मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा साहब, लेकिन मुझे याद आ रहा है। ये देखिए, ये विक्रांत साहब ने मिस रेशमा सीकर को ये नोट भेजा था। ये उसकी कार्बन कॉपी है। विक्रम, एक मिनट अभी। आई एम टायर्ड ऑफ दिस। देखो तो। यस, ओरिजिनल नोट को सुसाइड नोट बनाने की कोशिश की गई है सर। ये रेशमा सेकर कौन है? उन्होंने तो नौकरी छोड़ दी साहब। अच्छा, तो इसका मतलब है ऑफिस में से किसी ने ओरिजिनल नोट चुराया, विक्रांत का खून किया और उसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए ये सुसाइड नोट लिखकर उसके बाजू में रख दिया। कौन हो सकता है? भाभी जी, हम तो इसे आत्महत्या समझ रहे थे। वो तो इनकी वजह से हमें पता चला कि ये खून है। तो सूर्यकांत जी, हमें आपकी थोड़ी और मदद चाहिए। भाभी जी, मुझे पता है इनको बहुत तकलीफ होगी, मगर सिर्फ इन्होंने इस खूनी को देखा है, सिर्फ यही उसे पहचान सकते हैं। तो क्या सूर्यकांत जी, आप हमारे साथ ऑफिस में आकर उस खूनी को पहचानने में मदद करेंगे? या हमारे साथ ऑफिस चलेंगे? एक्सक्यूज मी, हमें आपका ऑफिस चेक करना है, हमें अंदर जाना है। आई एम सॉरी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है, मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इतना बताइए कि आपके ऑफिस में सफेद रंग की गाड़ियां किस किस के पास है? आई एम सॉरी सर, मुझे कुछ खास पता नहीं। फिर किसी ऐसे आदमी से पूछना पड़ेगा जिसे अच्छी तरह से पता हो। एक्सक्यूज मी। जी। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी। आप बता सकते हैं कि इस ऑफिस में सफेद रंग की कार किसके पास है? सफेद रंग की कार कैलाश सर के पास है, सफेद जैन। उनका केबिन किधर है? ऊपर। मिस्टर कैलाश। मिस्टर कैलाश, दरवाजा तोड़ दो। ये सब क्या तमाशा है सर? इतनी भीड़ किस लिए? और अब क्या हो गया? देखिए सूर्यकांत जी, इन्हें ठीक तरह से देखिए। देखिए, क्या ये वही है जिसे आपने विक्रांत पर हमला करते हुए देखा था? अच्छा, और कोई सफेद गाड़ी है क्या यहाँ? सर, याद है सर, मिस्टर जीवन के पास एक सफेद गाड़ी है। जीवन कहाँ है?
सर उनका कैबिन तो ऊपर है, नए विंग में। आइए सर, आइए। नहीं चाहिए सर कॉफी। आइए। हाँ लेकिन जीवन का है। ये क्या है? मैंने ही विक्रांत को मारा है। उसे पता चल गया था कि मैं पैसे लेकर दूसरी कंपनी को इन्फॉर्मेशन बेच रहा हूँ। और इससे पहले कि वो मुझे कंपनी से निकलवाए, मैंने उसे मार दिया और ये दिखाया कि ये एक आत्महत्या है। और अब सीआईडी मुझे पकड़ने वाली है तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आत्महत्या? आधा? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये वही आदमी है जिसने विक्रांत पर हमला किया था? हाँ सूर्यकांत जी, बताइए। क्या ये वही आदमी है? तो जीवन ही खूनी था। विक्रांत का खून इसी ने किया था। शरीर के आगे वाले हिस्से पर चोट के निशान हैं, क्योंकि ये मुंह के बल गिरा। मगर एसीपी साहब, सर के पीछे भी चोट का निशान है। ये चोट का निशान कहाँ और कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, हो सकता है बिल्डिंग से गिरते वक्त जीवन बिल्डिंग के किसी हिस्से से टकरा गया हो, जिसकी वजह से उसके सर के पीछे चोट आई हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग के काफी हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। या मगर वो कंप्यूटर और वो सुसाइड नोट। एसीपी साहब, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो जीवन की ही उंगलियों के निशान हैं। इससे तो यही लगता है कि वो नोट जीवन ने ही टाइप किया होगा। हाँ, अगर किसी और ने किया है तो उसने जरूर दस्ताने पहने होंगे। मगर सर किसी ने भी जीवन की चीख नहीं सुनी, मगर हाँ उसके धड़ाम से गिरने की आवाज जरूर सुनाई दी थी। ये बात तो है, क्योंकि अगर किसी ने उसे खिड़की से धक्का दिया भी था तो गिरते वक्त तो उसकी चीख निकली होती। सर अगर ये आत्महत्या नहीं है तो ऐसा हुआ होगा कि ऑफिस में से किसी ने हम लोगों को आते हुए देखा, वो जीवन के केबिन की तरफ दौड़ा, उसको मारकर बेहोश किया, सुसाइड नोट टाइप किया और फिर जीवन को खिड़की के नीचे धकेल दिया। हाँ लेकिन जिस तरह से ये लाश बिल्डिंग के इतने पास गिरी है, उससे शक पैदा होता है। ये आत्महत्या है या खून, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत, रेडी? फेंको। चलो मिस्टर सुसाइड, तैयार हो जाओ। प्लीज पीछे, मैडम, पीछे, मैडम, प्लीज। पीछे, पीछे। पीछे आइए, पीछे। देखा एसीपी साहब, बिल्डिंग से कितनी दूर गिरा। सुसाइड में ऐसा ही होता है। हाँ दया, रेडी? अभिजीत, फेंको। देखिए कितने करीब गिरा है। मर्डर में इतने ही करीब गिरता है। मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री। जीवन बहुत ही अच्छा लड़का था इससे भी साहब। पता नहीं किसने उसे बहका दिया था। बहका दिया? हाँ, आजकल वो पैसों की बातें बहुत करता था। शायद किसी दोस्त ने उसमें ये लत लगा दी थी। समझा नहीं मैं। कहीं से ज्यादा पैसे ला रहा था? जी हाँ, 50 हजार, 1 लाख भी। 1 लाख? मगर उसकी तनख्वाह तो। हाँ, सिर्फ 8,000 थी। मैंने एक बार उससे पूछा भी कि बेटा इतने पैसे कहाँ से लाते हो, तो उसने कहा कहीं बाहर काम कर रहा हूँ। कब कब लाया था वो ये पैसे? पिछले 5-6 महीने से, और पिछले हफ्ते तो 1 लाख लाया था। ऑफिस में उसके दोस्त कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम, मगर फोन बहुत आते थे, लेकिन फोन उसके कमरे में है। सर 94,000 है।
ये शायद उस 1 लाख के बाकी बचे हुए हैं। देखिए रमेश जी, एवन कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो करोड़ों का नुकसान टेंडर्स न मिलने की वजह से हुआ है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आपकी कंपनी को मिला है। मगर साहब, हमारा टेंडर पास हुआ और काम हमें मिल गया, बस। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि हर बार सिर्फ कुछ रुपयों की वजह से ही वो लोग हारते चले गए। जैसे कि शायद आपकी कंपनी को पहले से ही मालूम था कि एवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के टेंडर्स कितने रुपयों के थे। आपने उससे कम रुपयों के टेंडर भरे और आपका काम होता चला गया। साहब, आपका मतलब है कि हमारा कोई आदमी जासूस बनकर एवन कंपनी में बैठा हुआ है? देखिए रमेश जी, एक के बाद एक 2 खून हो चुके हैं और उन दोनों खून की वजह यह है कि एवन कंपनी में से कोई आदमी गद्दारी कर रहा था, कंपनी के सीक्रेट्स बाहर बेच रहा था। मगर साहब, हमारा उससे क्या मतलब है? रमेश जी, अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये खून का मामला है, समझे? अभी सच नहीं बोला तो बाद में शायद फंस सकते हो, समझे? देखिए, हमें मालूम है एक तो जीवन था, दूसरा कौन है ये बताइए। बता दो। देखिए साहब, वो कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ एक फोन कॉल आता था कि एक फाइल फलानी जगह पर रखी होगी, बस। आदमी फोन करता था या औरत? आदमी साहब। आदमी। चलो ये तो पता चल गया। और पैसा कहां पहुंचाते थे? साहब, जहां वो आदमी फाइल छोड़ता था वहीं मैं पैसा छोड़ देता था। वो आदमी मुझे आज तक नहीं मिला साहब। सच? बिल्कुल सच साहब। कितने पैसे दिए अभी तक? 2 बार 5-5 लाख, बाद में 10 लाख और पिछले हफ्ते 20 लाख। साहब, 55 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे खर्च करना कोई नुकसान नहीं है। 20 लाख। और जीवन को तो सिर्फ 1 लाख ही मिले और पहले भी सिर्फ 50,000 ही मिले थे। बाकी पैसे कहां गए? अगर जीवन को सिर्फ 1 लाख रुपए मिले तो इसका मतलब है उसका जो कोई भी पार्टनर है उसने बाकी के 19 लाख रुपए निगल दिए। मगर सर, जीवन सिर्फ 1 लाख लेने के लिए क्यों राजी हो गया होगा? देखो, ऑफिस में अगर जीवन का ओहदा उसके पार्टनर के बराबर होता तो उसे आधा हिस्सा मिलता, 50-50। उसने इतने कम पैसे लिए, इसका मतलब है जीवन का ओहदा मतलब उसका रैंक उसके पार्टनर से नीचे है। इसका मतलब है सर, ऑफिस में कोई सीनियर ऑफिसर है जो इस जीवन के साथ इस गद्दारी में मिला हुआ है। मगर सर, जीवन के सीनियर ऑफिसर सिर्फ 3 ही लोग हैं, कैलाश, गुरु प्रकाश या फिर माला। खैर, हाँ तो सूर्यकांत जी, दादा बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम उस खूनी को जरूर पकड़ लेंगे। इस केस में हम यहां तक पहुंचे और सिर्फ आपकी मदद से, समझे आप? सर, इन तीनों के ऊपर दिन रात वॉच रखनी चाहिए सर। इनके बैंक अकाउंट भी चेक करना चाहिए सर। हाँ, लेकिन इतना सारा पैसा कोई खूनी बैंक में थोड़ी रखने वाला है, हैं? क्या हुआ सूर्यकांत जी, कोई तकलीफ है? हाँ सूर्यकांत जी, कुछ देखा क्या आपने? जरा गाड़ी रोको, जरा पीछे ले लो। क्या देखा आपने? यहां तो सिर्फ मकान है, आदमी किसी आदमी को गुजरते हुए देखा आपने? नहीं तो फिर क्या? घर है और क्या देखा होगा इन्होंने? ओह, आई सी। कहीं ये सिगरेट का पोस्टर तो नहीं? सिगरेट या सिगरेट का धुआं? हाँ, धुआं। अच्छा, मतलब कोई सिगरेट पी रहा था उस कार में?
मतलब कार में कोई और भी बैठा था जो सिगरेट पी रहा था। इन तीनों में से ही कोई एक होना चाहिए। चलो ऑफिस चलकर देखते हैं, चेक करते हैं। साहब हम लोग जबरदस्त अंदर आ गए, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। देखो, तुमने गुरु प्रकाश, माला और कैलाश की कैबिन साफ तो नहीं किए ना? करने ही वाले थे साहब, इतने में आप लोग अंदर आ गए, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जाओ तुम लोग सब कैबिन चेक करो। तो कैलाश की केबिन में सिगरेट। कैलाश। लेकिन सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। मिस्टर कैलाश खुनी जो कोई भी है वो सिगरेट पीता है, और वो गुरु प्रकाश, माला और आप में से ही कोई है। आपके कैबिन में से हमें सिगरेट के टुकड़े मिले थे, समझे? लेकिन सर मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। आप ऑफिस में किसी से भी पूछ सकते हैं, या फिर चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरे घर से कुछ तो मिलेगा, एस्ट्रे, लाइटर, सिगरेट के टुकड़े, कुछ भी। तो फिर आपके कैबिन में सिगरेट के बट्स आए कैसे? शायद कोई मुझसे मिलने आया हो, उसी ने सिगरेट पी हो। हाँ याद आया, जयंत मुझसे मिलने आया था और वो सिगरेट पीता है। ये क्या नया चक्कर है? इसका नाम तो अपनी लिस्ट में नहीं था। ये जयंत कौन है? सर वो चेन स्मोकर है, एक के बाद एक सिगरेट पीता है। लंच के बाद माला और जयंत मेरे केबिन में आके बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए आया था वो। और थोड़ी देर में 2 सिगरेट पी गया? मेरे ख्याल से सर माला भी सिगरेट पी रही थी। माला? लेकिन माला के कैबिन में तो हमें कोई सिगरेट बट्स नहीं मिले। वो बहुत दिनों से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रही है और उसकी ये आदत छूट भी गई है, लेकिन जब कभी टेंशन में होती है तो वो सिगरेट पीती है। दूसरी सिगरेट उसी ने पी होगी जयंत से मांगकर। ये सब क्या हो रहा है? भाई तुम जरा बाहर जाओ। एसीपी साहब, इतनी रात गए आप मुझसे यही कंफर्म करने आए हैं ना कि आज मैंने कैलाश के कैबिन में सिगरेट पी थी या नहीं? जी हाँ। और वो सिगरेट मुझे जयंत ने दी थी या नहीं? करेक्ट। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि वो सिगरेट मुझे जयंत ने दी थी और मैंने पी भी थी। माला जी, सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सिगरेट से कैंसर होता है, यू नो, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर। I don't believe this. इतनी रात गए ये पुलिस टीम मेरे घर में आके मुझे ये बताना चाहती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। Oh my God. तो आजकल पुलिस वाले रात को लोगों के घरों में जाके उन्हें कैंसर सोसाइटी का लेक्चर देते हैं। गुड, वेरी गुड। एनीवेज मैं आपको बता दूं, जब भी मैं टेंशन में होती हूँ 2-3 सिगरेट पी लेती हूँ। माला जी, आपको जितना चाहे हंसना है हंस लीजिए, लेकिन सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए एसीपी साहब, एक ही एक बात दोहराने से क्या फायदा? जब मैं टेंशन में होती हूँ 2-3 सिगरेट पी लेती हूँ बस। हाँ, और तब भी आप टेंशन में होंगी जब जीवन ने विक्रांत के सर पर मारा और फिर उसे उठाकर कार में रख दिया। क्यों? एसीपी साहब, ये कौन सी कहानी है? ये कहानी नहीं, ये कहानी आपने कार के पीछे वाली सीट पर बैठकर देखी, जहां आप सिगरेट पी रही थी और आपकी सिगरेट का धुआं ऑफिसर सूर्यकांत ने देख लिया था। धुआं? जी हां, धुआं। और आप ही है वो जिसने जीवन के साथ मिलकर अपनी कंपनी के सीक्रेट्स बाहर बेचे थे। और उस दिन ऑफिस में जब जीवन पकड़ा जाने वाला था, आपने जीवन को धक्का दिया खिड़की के बाहर। मैं कैसे किसी को धक्का दे सकती हूँ? देखा आपने, अचानक धक्का देने से क्या होता है? देखिए एसीपी साहब, ये सब ड्रामा आप दिन में भी कर सकते थे। हाँ, कर तो सकते थे माला जी, लेकिन बहुत देर हो जाती। आपने करीब 20 लाख रुपए लिए दूसरे कंपनी से, उसमें से 1 लाख रुपया अपने जीवन को दिए और बाकी 19 लाख वो कहां हैं ये ढूंढने के लिए हम यहां आए हैं। ये रहा सर्च वारंट। वो तो कॉपी थी, ये लीजिए दूसरा। घर का कोना कोना छान मारो। देखिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एसीपी साहब, आपका ही नहीं मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरे बेडरूम में ये मेरी फाइल, प्लीज मेरी बात।
लगता है यहां से ऐसे निकलना पड़ेगा। सर। हाँ दे। सर इनके बाथरूम में एक तरफ पानी आ रहा है, दूसरी तरफ पानी नहीं आ रहा सर। इनके किचन में भी पानी है, मगर सिर्फ वॉश बेसिन में पानी नहीं है। माला जी, क्या आपके घर में पानी के 2 कनेक्शंस हैं? हाँ, अब मालूम नहीं, पता नहीं क्यों वॉश बेसिन में पानी नहीं आ रहा। दे, चेक करो मामला क्या है। चेक करो? यानी अब आप लोग मेरे घर के पाइप्स भी चेक करेंगे? दया, सर टैंक खाली करो। ओके सर। सुधाकर जल्दी लाओ। पानी चालू करो दया। पानी शुरू हो गया सर। सर अंदर कुछ दिख रहा है सर। क्या है? निकालो उसे बाहर। हाँ सर। बड़ी अजीब बात है माला जी, ज्यादातर लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं, लेकिन आप तो पानी के टैंक में रखती हैं। माला जी, आप ही अपनी कंपनी के सीक्रेट्स बाहर बेचती थी। इस बात का विक्रांत को पता चल गया तो जीवन से आपने उसे मरवा दिया और फिर जीवन भी मारा गया। माला जी, जीवन के और विक्रांत के खून के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। हाँ स्मृति, तुम एक काम करो, यहाँ सीआईडी ऑफिस आ जाओ। हाँ, और वो टेलीफोन नंबर है ना तुम्हारे पास? तुमने उससे बात करने की कोशिश की क्या? नंबर नहीं लग रहा है? अच्छा तुम एक काम करो, नंबर मुझे दो। हाँ हाँ, क्या नंबर है? 9343680। हाँ ओके, हाँ आ जाओ, मैं यहीं पर हूं। हाँ ओके, 9343680। एसीपी साहब, ये नंबर ट्रेस करवाइए प्लीज, और जरा जल्दी, जिंदगी और मौत का सवाल है सर। 9343680। फ्रेडेक्स अंदर आओ। फ्रेडेक्स सर, टेलीफोन डिपार्टमेंट से पता करो ये नंबर कहाँ का है। जल्दी। इतनी अर्जेंट बात क्या है डॉक्टर साहब? किससे बात कर रहे थे आप? एसीपी साहब, मेरी भतीजी है स्मृति, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है साथी ट्रस्ट हेल्पलाइन, उनके साथ काम करती है। साथी ट्रस्ट हेल्पलाइन, ये नाम मैंने देखा है कहीं। बसों पर, ट्रेन में इसके पोस्टर्स लगे हुए देखे हैं मैंने। जी हाँ सर, ये संस्था मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती है। जो लोग डिप्रेस्ड हैं या जिनकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग इन्हें फोन करते हैं और इस संस्था के वॉलंटियर्स उन्हें मदद करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं। और अक्सर जो लोग इन्हें फोन करते हैं वो अपना नाम भी नहीं बताते। आई अंडरस्टैंड। बिना नाम बताए वो लोग टेलीफोन पर अपना दुख दर्द दिल खोलकर बता सकते हैं। क्या ऐसा ही कोई केस आपकी भतीजी के पास आया है क्या? जी हाँ सर, 2 महीने पहले एक औरत ने मेरी भतीजी को फोन करना शुरू किया।
इस औरत का पति इसे पूरी तरह से टॉर्चर करता है, सताता है। गरीब नहीं है ये लोग, लेकिन हालत बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। इसका पति इसकी पूरी तरह से पिटाई करता है, गालियां देता है, और ये बेचारी रोती रोती मेरी भतीजी को फोन करती है, मदद मांगती है, सलाह मांगती है, क्योंकि दुनिया में इसका कोई नहीं है, बस एक छोटी सी मासूम बच्ची है। सर, इन 2 महीनों में आपकी भतीजी ने इनका नाम तो पूछा होगा ना? शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में जब स्मृति पर उसे विश्वास होने लगा तो उसने अपना नाम बताया। प्रिया, प्रिया नाम है उसका। वो डरती है कि कहीं ये जल्लाद उसकी छोटी सी मासूम बच्ची को कुछ कर न दे, उसे जान से न मार दे। फोन करती रहती है बेचारी, मदद मांगती रहती है। इसी हिसाब हालात बहुत बिगड़ गए हैं, यहां तक कि कुछ दिनों पहले तो वो जल्लाद उन्हें जान से मार देने वाला था। उसने पिस्तौल तान दी उन दोनों के सर पर। उसने तुम्हारी बेटी के सिर पर गन लगा ली और तुम्हें भी गन से मारा। उसके पास गन आई कहां से? उसके पास हमेशा गन रहती है, वो काम पे लेके जाता है। ओ प्रिया, पुलिस के पास चली जाओ, वो लोग उस आदमी की अच्छी खबर लेंगे। मैं बात करती हूँ ना उनसे। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ी ना, तो वो मुझे और मेरी बेटी दोनों को गोली से उड़ा देगा। अब रो क्यों रहे हो? मत रो ना मम्मी। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम बाहर जाओ, पार्क में खेलो। हाँ, स्लाइड और झूले पे खेलना, वही तुम्हारी फ्रेंड है। जाओ। अब रोना मत। हाँ, सॉरी, मेरी बेटी थी। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड इस वक्त कहाँ है? अभी आधे घंटे पहले ही वो काम पे चला गया। मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। तुम जूहू आ सकती हो? वहां के शॉपिंग सेंटर के बाहर मैं अपनी गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। गाड़ी का नंबर है MH025171, ठीक है? स्मृति वहां प्रिया का काफी देर तक इंतजार करती, घंटों वहां रुकी रही। न जाने क्यों प्रिया नहीं आई और स्मृति को प्रिया से मिले बिना ही वापस लौटना। अगले 3 दिनों में प्रिया का एक भी फोन नहीं आया। स्मृति ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर बात क्या है, प्रिया ने फोन क्यों नहीं किया। और फिर अचानक फोन की घंटी बज उठी। हेलो, हु इज इट? प्रिया, कहाँ हो तुम? क्या हो गया था तुम्हें? उस दिन आई क्यों नहीं? कैसे आती? जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रही थी, वो अचानक आ गया। उसने मुझे इतना मारा कि पूछे मत। लेकिन मुझे फोन तो किया होता कम से कम। कैसे करती? वो 3 दिन तक घर पे ही पड़ा था। अच्छा, वो 3 दिन तक घर में ही था? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और आज जा रहा है। अभी ना रहा है, इसलिए मैं चुपके से फोन कर रही थी। किस बात कर रही है तू? अरे कौन? क्या कर रहे हो तुम? बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो। देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या कर रहे हो तुम? प्रिया, प्रिया। और प्रिया के पति ने फोन काट दिया। उसी रात स्मृति के घर पर पत्थर फेंके गए, फोन पर धमकियां भी दी गई। स्मृति, तुम्हें मुझे बात पहले बता देनी चाहिए थी। देखो वो आदमी बहुत खतरनाक है, वो अपनी बीवी बच्ची की जान तो लेगा ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब एक काम करते हैं, तुम्हारे टेलीफोन पर टेलीफोन आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगा देंगे, यस, ताकि प्रिया जब तुम्हें दोबारा फोन करेगी तो पता चल जाएगा कि वो फोन कहां से कर रही है। मगर अंकल, लोग हमें फोन करके दिल खोल कर इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनकी असली पहचान कभी नहीं कर पाएंगे। देखो, अब प्रिंसिपल की बात छोड़ दो, ये पुलिस केस बन चुका है और हमें किसी भी कीमत पे तुम्हारी, उसकी बीवी की और उसकी बच्ची की जान बचानी है। एंड डोंट फॉरगेट, उसके पास गन है, गन। आपने स्मृति के टेलीफोन पर कॉलर आईडी लगवा दिया है ना? जी हाँ, और टेप रिकॉर्डर भी लगवा दिया है। मगर पिछले 3 हफ्ते में एक बार भी उस आदमी का फोन नहीं आया और ना ही प्रिया का फोन आया। मगर आज प्रिया का फोन आया। हाँ, आज आया। आओ आओ स्मृति। एसीपी साहब, ये है मेरी भतीजी स्मृति। नमस्ते। एसीपी प्रतिभा, डॉक्टर दया, नमस्ते। एसआई सुधाकर। आप टेप लाए? हाँ लाई, ये लीजिए। क्या कह रही थी तुम? फोन कब आया? आज 4:15 बजे आया था। बहुत परेशान थी वो। हेलो स्मृति दीदी, मैं बाहर से फोन कर रही हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है।
रात को हमारा फिर से बहुत झगड़ा हुआ। उसने मुझे बहुत मारा और यहाँ तक कि मेरी बेटी के सिर पे भी पिस्तौल लगा दी। दीदी, क्या? उसने मेरी बच्ची को बहुत गालियां दी, मुझे भी, और कहता कि तुम दोनों मुझ पे बोझ बने हुए हो और मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। दीदी, मैं रात भर सो नहीं सकी। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। देखो प्रिया, देखो ऐसी बातें मत सोचो। तुम मुझे अपना पता दो, मैं तुम्हें आके मिलती हूँ। देखो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, या फिर तुम मुझे आकर मिलो। नहीं स्मृति दीदी, अब आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तय कर लिया है। आज जब वो दारू पी के सो जाएगा तो मैं उसकी पिस्तौल निकाल लूंगी। पहले मैं उसे मारूंगी, फिर अपनी बच्ची को, और बाद में खुद गोली मार के मर जाऊंगी। नहीं प्रिया, ऐसा गलत काम मत करना। देखो तुम मुझे अपना पता दो जल्दी से, मैं अभी आके मिलती हूँ तुम्हें। और फिर ये बहुत बुरा हुआ सर, चाहे जो भी हो हमें ये सब होने देना होगा सर। उसके पति का तो जो होगा सो होगा, पर प्रिया और उस नन्ही सी जान को हमें बचाना ही है। मगर सर कैसे? हमें तो सिर्फ इसका नाम मालूम है बस। सर काम हो गया सर। वो फोन नंबर मिल गया सर जहां से प्रिया ने फोन किया था। अच्छा, MTNL से मिला है सर। पब्लिक फोन है सर, विले पार्ले ईस्ट, गोकुल नगर। सर तुम सुधाकर और फ्रेडिस को लेके जाओ क्विकली। यस सर। जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो। 5:20 हुए, रात होने से पहले हमें यह अनर्थ रोकना है। 302 का बिल आ गया? आ गया ना? देखिए CID CID? यहाँ से करीब 4:15 बजे एक औरत ने फोन किया था, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, 6 साल की। कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। देखिए बहुत अर्जेंट है, प्लीज सोचिए। शायद उसके चेहरे पर कुछ जख्मों के निशान होंगे, शायद वो रो रही थी। 1 मिनट, एक औरत यहाँ से फोन करते वक्त रो रही थी। हाँ, और 3-4 लोग यहाँ खड़े थे, सब उसकी तरफ देख रहे थे। उसके साथ एक बच्ची भी थी, उसके चेहरे पे खरोंचे थी, और हाँ उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, और उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। अच्छा, वो दिखने में कैसी थी? उम्र कितनी होगी उसकी? उसकी उम्र यही कोई 30-35, पर कम ज्यादा भी हो सकती है। उसके हाल बहुत बुरे थे। उसके हाथ में कोई सामान वगैरह? सामान नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ तो होगा उसके हाथ में? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बच्चे ने क्या पहन रखे थे? हाँ, स्कूल ड्रेस। कैसी ड्रेस कैसी थी? ये तो याद नहीं है कैसी ड्रेस थी। ड्रेस उसकी नहीं याद। हाँ, वो बर्फ का गोला खा रही थी। बर्फ का गोला? बर्फ का गोला? बर्फ का गोला यानी वो आसपास से ही खरीदा होगा उसने। हमें उस गोले वाले को ढूंढना होगा, हो सकता है उससे कोई काम की जानकारी मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। अभी डॉक्टर साळुंखे ने बताया कि प्रिया ने तुम्हें एक दिन फोन करके बताया था कि उसका पति 3 दिन लगातार ड्यूटी पर नहीं गया था। हाँ, कहा तो था, कुछ प्रॉब्लम थी। तो क्या आप मुझे वो डेट्स बता सकती हैं? कौन सी तारीख थी वो? हाँ, क्यों नहीं। मेरे और प्रिया के बीच जो भी बातचीत हुई है उन सब के नोट्स है मेरे पास, तारीख, समय, सब कुछ। मेरे ख्याल से ये 24-25 दिन पहले की बात होगी। आप जरा देखकर बताएंगे? श्योर। प्रिया ने 4:15 बजे फोन किया था, मतलब उससे 2-4 मिनट पहले ही उसने अपनी बेटी के लिए बर्फ का गोला खरीदा। भैया जी। जी सर। ये बताइए कि 4 बजे के आसपास एक औरत ने अपनी बेटी के लिए आपके यहाँ से बर्फ का गोला खरीदा था। उस औरत ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पे जख्मों के निशान थे, और शायद उसके सिर पे पट्टी भी बंधा हुआ था। कुछ याद है आपको? पट्टी बंधा हुआ था? हाँ। 13 साल की बच्ची थी छोटी एक।
जिसने गोला खरीदा था? याद है साहब, वो 2-1 घंटे हुए होंगे साहब। क्यों, क्या बात है साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? देखो भैया जल्दी से बताओ, वो लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कहाँ गए? मतलब गाड़ी से आए थे, रिक्शा से आए थे, बस से आए थे? साहब कि 1 घंटे से मेरा धंधा नहीं चल रहा था, तो हम सोचे कि गाड़ी लेकर के घर जाएं। तब तक देखे कि उधर के बस स्टॉप पे एक तो बस आके रुकी और माँ बेटी दोनों जो है ना इधर चली। मम्मी गोले वाला ला दो ना प्लीज। आइए मैम, आइए। हाँ भैया, एक अच्छा सा गोला बनाओ। ऐसा गोला बनाना कि आज से पहले कभी भी न बनाया हो। जी मैम साहब, ये देखिए, हम विद्या के लिए इतना अच्छा गोला बनाएंगे ना, एकदम भरा हुआ है। ये देखिए, ये लकड़ी लगाया, इसको कर दिया टाइट है। अब इसमें रंग डालेंगे हम। भैया जितने भी रंग हैं सब मेरी बच्ची खुश हो जाए। जी ये देखिए, ये है नींबू वाला, ये है लाल वाला और ये है काला खट्टा। अब बिटिया एकदम खुश हो जाएगी है। ये लो। हाँ, ये धीरे से संभाल कर पकड़ना, कहीं यूनिफॉर्म ना खराब हो जाए तुम्हारा। हाँ, एक मिनट, क्या कहा आपने? यूनिफॉर्म पे गिरेगा? जी साहब, बच्ची यूनिफॉर्म पहनी हुई थी ना स्कूल का। यूनिफॉर्म स्कूल का? किस रंग की? साहब वो क्या कहते हैं, आड़ी तिरछी लाइनें थी। चेक्स? हाँ साहब, चेक। वो नीचे वाला क्या बोलते हैं उसको, स्कर्ट, वो लाल रंग का था और उस पर जो था वो चेक था, और बुशर्ट जो था ना वो बादामी, हल्के बादामी रंग का था। हल्के बादामी रंग का शर्ट और लाल चेक स्कर्ट। ओहो, अच्छा एक बात बता सकते हो, उसके यूनिफॉर्म पे कोई बैच टाई वगैरह कुछ था जो अक्सर होता है यूनिफॉर्म के ऊपर? साहब कहा है कि हम इतना पढ़े लिखे नहीं है ना। हाँ, लेकिन इतना बता सकते हैं कि किसी आसपास के स्कूल की नहीं थी। अच्छा, है कि पास में तो सेंट पीटर स्कूल है और वहाँ पर जो है ना सफेद नीले रंग का यूनिफॉर्म है सर। भैया जी एक बात बताइए, आपने कहा कि वो लोग बस से उतरे थे? जी सर। बस का नंबर जानते हैं आप? आपने बस का नंबर देखा? सर कहा है कि इतना बस आती जाती रहती है, हम कहाँ से नंबर का ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, धन्यवाद। सभी बसें यहाँ रुकती है। अब ये कैसा पता चलेगा कि 4 बजे कौन सी बस यहाँ रुकी थी जिससे प्रिया और उसकी बेटी यहाँ उतरे थे? अगला स्टॉप तो डिपो का है। हाँ, वहीं पर पूछताछ करने से कुछ पता चल सकता है। एक काम करो फेडरिक्स, सुधाकर, तुम दोनों सेंट पीटर स्कूल जाके चेक करो। मैं डिपो जाके पूछताछ करता हूँ, ठीक है? लेकिन सर डिपो जाके पूछताछ करने से क्या फायदा? फायदा है, हो सकता है स्कूल में कोई टीचर हमें यह बता सके कि बादामी, लाइट बादामी रंग की शर्ट और चेक्स वाली स्कर्ट, रेड चेक्स, कौन सी स्कूल का यूनिफॉर्म है, समझे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इससे पहले कि प्रिया अपने आप को और अपने पति को कुछ कर बैठे, हमें उस तक पहुंचना है। चलो जल्दी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि प्रिया ने क्या बताया था, और ये रहा, पिछले महीने की 23 तारीख को प्रिया ने फोन करके बताया था कि उसका पति 3 दिन से काम पर नहीं गया और घर पर ही था। इसका मतलब है 20 और 23 तारीख के बीच वो किसी वजह से काम पर नहीं गया। अगर हमें यह पता चल जाए कि वो काम पर क्यों नहीं गया तो हम केस में आगे बढ़ सकते हैं। एसीपी साहब 7:15 बज गए। ओह माय गॉड। भगवान ही जाने इस वक्त प्रिया पर क्या बीत रही होगी। दरवाजा खोलने को इतनी देर रखती है क्या? चल बाजट। क्या देख रही है? चल जा अंदर, पानी वानी निकाल के रख।
घर में घुसे बराबर मनहूस चेहरा देखना पड़ता है। घर में आना बेकार है। अंधेरी ईस्ट में गोकुल नगर में जो बस स्टॉप है गोकुल नगर का, उससे पहले जंक्शन से पहले वहां पे बस स्टॉप में 203 नंबर, 248 और 356 नंबर की बस रुकती है। कुछ नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप हमें ये बता सकते हैं अपने चार्ट में देखकर कि आज 4:05 से लेकर 4:10 के बीच कौन कौन सी बस रुकी थी वहां पर? देखिए, बोल नहीं सकता। अब देखिए आपको 4 और 4:15 का टाइम चाहिए। जी हाँ। देखिए, गोकुल नगर बस स्टॉप से चलकर जो बस यहाँ पर आती है उनका समय हम रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। 4 बजे यहाँ पर 248 आई थी। हाँ। और 4:30 बजे 356 यहाँ से गई है। तो सिर्फ 203 बची। हाँ, 203 यहाँ पर 4:15 बजे आई। वही आपकी काम की बस हो सकती है। अच्छा, ये 203 बस का रूट कौन सा है? कहाँ कहाँ होकर आती है बस? ये सब कांदीवली से चलकर पार्ला ईस्ट तक जाती है। कांदिवली से पार्ला ईस्ट तक। क्या मैं इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से बात कर सकता हूँ? सामने खड़े। हेलो, हमें पता चला सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं मिलने के लिए, तो फौरन चले आए। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सर, हमें आपकी मदद चाहिए। ये बहुत ही अर्जेंट काम है। कहिए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हल्के बादामी रंग की शर्ट और स्कर्ट कौन से स्कूल की यूनिफॉर्म है? इस काम में तो फादर जोसेफ ही आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 40 साल से कई स्कूल्स में मैथ पढ़ा चुके हैं। हल्के बादामी रंग की शर्ट और चेक्स वाली लाल स्कर्ट। सर, लड़की की उम्र 7 साल की है। ये यूनिफॉर्म तो बैंड्रा के सेंट विंसेंट की है, और गोरेगांव के सेंट स्टीफन की भी यही यूनिफॉर्म है। एक और स्कूल है, हाँ, कांदिवली का कमलाबाई विद्यालय, इसकी भी यही यूनिफॉर्म है। मतलब प्रिया की लड़की इन तीनों में से ही किसी एक स्कूल में पढ़ती है, पर किस में? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, हेलो फेडरिक्स। हाँ, वो दोनों कांदिवली से पार्ला ईस्ट जाने वाली बस में सफर कर रही थी। फिर तो 2 ही स्कूल बचते हैं सर। एक तो गोरेगांव का सेंट स्टीवंस और दूसरा कांदिवली का कमलाबाई विद्यालय, क्योंकि सांता क्रूज तो वो गई ही नहीं है। हाँ, मगर एक बात याद रहे कि उस लड़की ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों सीधी स्कूल से ही आ रही थी। थैंक यू सर। अभी अभी आपने कहा कि माँ बेटी दोनों स्कूल से ही आ रही थी। ये कितने बजे की बात है? यही कोई 4 बजे के थोड़ी बाद ही। तब तो सेंट स्टीफेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां की प्राइमरी क्लासेस 1 बजे ही बंद हो जाती है। हायर और सेकेंडरी क्लासेस 4 बजे तक चलती है, और लड़की फर्स्ट में। तब तो प्रिया की लड़की कांदिवली के कमलाबाई विद्यालय में ही पढ़ती है। हाँ, गुड, वेरी गुड वर्क फ्रेडरिक्स। दया को इन्फॉर्म कर दो। ओके एसीपी साहब। हाँ डॉक्टर साहब, ये लीजिए अखबार। पिछले महीने की 20 से 23 तारीख तक के अखबार। अच्छा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तीनों दिनों के अखबार में एक न्यूज आइटम कॉमन है। ये देखिए। डायमंड मर्चेंट मदनलाल का अपहरण, शहर के ज्वेलर्स प्रोटेस्ट करते हैं, 20 अक्टूबर। अच्छा। शहर के सारे ज्वेलरी शॉप्स बंद, 21 अक्टूबर। अच्छा। पुलिस कमिश्नर का संरक्षण का वादा, ज्वेलरी की दुकानें खुलती है, 23 अक्टूबर। यस सर। यही चाहिए था, यही जानना था। मैं कुछ समझी नहीं सर। 19 तारीख को डायमंड मर्चेंट मदनलाल का अपहरण हुआ। 2 महीनों में ये छठा केस जिसमें दुकानें लूटी गई या पैसे ऐंठने के लिए दुकानदारों का अपहरण हुआ। इसके प्रोटेस्ट में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी 3 दिन तक, 23 तारीख तक। सर, 23 तारीख को ही इस आदमी ने काम पर जाना शुरू किया। 3 दिन बाद फिर से काम पर जाना शुरू किया। इसका मतलब ये कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि ज्वेलरी शॉप में काम करने वाला कोई सिक्योरिटी गार्ड ही हो सकता है। तो एसीपी साहब, इस शहर में तो सैकड़ों ज्वेलरी शॉप है।
ये किस दुकान पे काम करता है ये पता लगाने में कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। मुश्किल तो है डॉक्टर साहब, मगर नामुमकिन नहीं। हमें एक सुराग तो मिल गया है ना कि इसको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ साहब, वो औरत आज बस में बहुत रो रही थी, सारे पैसेंजर उसको देख रहे थे। रो रही थी? अच्छा, उन्होंने बस कहाँ से पकड़ी थी? साहब जहाँ से स्कूल होता है वहां से बस पकड़ी। स्कूल के यहाँ से बस पकड़ी हाँ। उसने? अच्छा, वो हमेशा तुम्हारी बस में सफर करती है? हाँ साहब, हमेशा सफर करती है। हमेशा सफर करती हाँ। है? और हमेशा उतरती कहाँ पर है? ये पार्ला ईस्ट लास्ट स्टॉप पे। लेकिन साहब आज वो एक स्टॉप पहले ही उतर गई। एक स्टॉप पहले उतर गई? हाँ पक्का याद है? पक्का याद है। स्टॉप पहले यानी अंधेरी ईस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो सर। हाँ सर, लगता है प्रिया पार्ला ईस्ट में कहीं रहती है सर। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। चलो। सुनो वॉचमैन। हाँ क्या बात है? देखो, हम सीआईडी ऑफिसर हैं। हाँ कहिए साहब। हमें इसी वक्त ऑफिस के किसी स्टाफ से बात करनी है। देखिए साहब, इस वक्त ऑफिस बंद हो चुका है और अंदर कोई भी नहीं। देखो भैया, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमें ऑफिस में कुछ फाइलें देखनी है। देखिए साहब, वैसे ऑफिस की चाबी तो मेरे पास ही रहती है, लेकिन मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। अच्छा, कोई टीचर या स्टाफ मेंबर कहीं आसपास रहते हैं? हाँ, गायतुंडे सर पास ही में रहते हैं। कहिए तो उन्हें बुला लेता हूँ। हाँ, बुलवा ली। हाँ सर, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। मगर सर, विलेपार्ला ईस्ट तो बहुत बड़ा और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहां एक औरत और उसके बच्चे को हम कैसे ढूंढ पाएंगे सर? दया, और कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। गनीमत होगी अगर हम वहां कुछ होने से पहले पहुंचे, समझे? सर एक मिनट। हाँ स्मृति, एक बार तुमने मुझे बताया था ना कि जब एक बार टेलीफोन पर प्रिया तुमसे अपना दुखड़ा बयान कर रही थी तो बीच में उसकी बेटी बोल उठी थी और उसने अपनी बेटी को पार्क में खेलने के लिए बोला था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ी ना, तो वो मुझे और मेरी बेटी दोनों को गोली से उड़ा देगा। आप रो क्यों रहे हो? मत रो ना मम्मी। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम बाहर जाओ, पार्क में खेलो। हाँ, स्लाइड और झूले पे खेलना, वही तुम्हारी फ्रेंड्स है। जाओ। आप रोना मत। हाँ? तो इसका मतलब है पार्क प्रिया के घर के करीब होना चाहिए। नहीं तो प्रिया अपने 7 साल की बच्ची को पार्क में अकेले खेलने के लिए कैसे भेजेगी? हमें विलेपार्ले ईस्ट में ऐसे पास ढूंढने होंगे। प्रिया का घर ऐसे किसी पार्क के आसपास होना चाहिए। माफ कीजिएगा अथॉरिटी साहब, आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। हमें प्लीज ये बताइए कि पहली क्लास में, आई मीन फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हर डिवीजन में 40 बच्चे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 4 डिवीजन है, डिवीजन ए से डी। मतलब कुल मिलाकर करीब 160 है। आपके पास पता लिखा हुआ होगा ना हर एक का? जरा बताइए प्लीज, ऐसे कितने बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं जो विलेपार्ले ईस्ट में रहते हैं? ठीक है, बताता हूँ। ये है सारे फाइल्स, इसमें सारे लिस्ट एड्रेसेस हैं, देख लीजिए। मेरे पैरों में खिलौना है? मेरे पैरों में कुछ नहीं आना चाहिए। सब मूड बनाया था, सब खराब कर दिया। चुप चुप चुप। सब मूड खराब कर दिया। खिलौना। देखो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे खिलौने को। और खाएगी? चलो, सो जाओ।
क्या कर रही तू वहां पर? मीनू की एक फ्रॉक नहीं मिल रही, इसमें ढूंढ रही थी। फ्रॉक ढूंढ रही थी? तेरा इस अलमारी में कुछ नहीं है। खबरदार जब तूने इसको हाथ लगा तो के रखूंगा हाथ काट के। ये पार्क है गोखले पार्क। हाँ, एक पार्क और है एसएम पार्क, वो उस तरफ। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ तो ना कोई झूला है ना स्लाइड, ये पार्क नहीं हो सकता। एक काम कीजिए, आप दया को फोन करके कह दीजिए कि वो डायरेक्ट एसएम पार्क आ जाए। ओके सर। हेलो, हाँ दया, हाँ तुम एसएम पार्क पहुंचो सीधे। यस राइट। चलो जल्दी। अनिता, वैशाली, हंसा, शुभांगी, टीना, करुणा, कविता, अरुणा, शीतल, रोहिणी, आशा, सर क्या नाम बताया था? मीनल, अमेया, किरण, सेजल, मीनाली और पार्वती। सोनाली, दीप्ति, जीनल, हेमल, कोमल, संगीता, भक्ति, नेहल, चेतना, सोनाली, श्रद्धा, सुचिता, कविता, मीनल, रक्षा, मीनल। माँ का नाम प्रिया। हाँ यही है वो लड़की। बाप का नाम गंगाराम, पेशा सिक्योरिटी गार्ड, पता C4 वैकुंठ चाल, रूम नंबर 23, गोपालदास रोड, विले पार्ले ईस्ट। एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हेलो सर, सर पेटर्न से बात कर रहा हूँ सर। सर प्रिया का पता मिल गया। हाँ दया सर, ये एसएम पार्क है। इसी में झूले हर स्लाइड्स भी है सर, और यही बिल्डिंग है एसएम पार्क के पास। सर इसी में से एक वैकुंठ चाल होगा सर। इनमें से किसी बिल्डिंग में किसी एक फ्लैट में एक औरत ने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी होगी, वो अपने पति को मारने वाली होगी, और फिर बारी होगी उसकी अपनी बेटी की, फिर उसकी। मगर कौन सा फ्लैट? ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? तेरे हाथ में गन कैसे है? तेरे हाथ में गन कैसे है? बोल, तेरे हाथ में गन कैसे है? मैंने 2 बार गोली चलाई, क्यों नहीं चली? क्यों नहीं चली? 2 गोलियां चलाई?
मुझे मारना चाहती थी तू? हाँ, मारना चाहती थी। बेवकूफ, तो चेम्बर खाली रखता हूँ मैं ताकि गलती से गन चल ना जाए। तेरे को दिखाता हूँ गोली कैसे चलती है, तेरे को दिखाता हूँ अभी मैं। हाँ बेटा। ये भी उठ गई। चल तुम दोनों को दिखाता हूँ गोली कैसे चलती है। चल चल। मेरे को मारना चाहती थी तू। चल 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 भाग। मेरे को मारना चाहती थी तू। मारना चाहती थी। हम दोनों को मैं धोखा मिला टीना नहीं चाहती। और बाद में खुद मर जाती। मरना चाहती है तू? तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ देख अभी मैं। औरत पे हाथ उठाना है? आजा, मैं दिखाता हूँ। उठ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, गोली लगी है। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। गोली लगी है, अस्पताल लेके चलो, इलाज कर ले। चल इलाज करते हैं लॉकअप में। चल। प्रिया, तुम्हें स्मृति की बात माननी चाहिए थी। जो काम तुम करने जा रही थी वो बहुत गलत था, ना समझी की बात थी। तुम्हें पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस क्या कर लेती, थोड़े दिनों से हवालात में रखती, बाद में आके तो वो मुझे और मेरी बेटी को नहीं छोड़ता ना। नहीं प्रिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। टेक माय वर्ड फॉर इट। गंगाराम अब एक लंबी छुट्टी पर चला जाएगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।